मूवी की शुरुआत एक बच्चे के जन्म को दिखाते हुए होती है जिसे जॉन नाम दिया जाता है। अब हम 2009 की एक सुबह 26 साल के एक नौजवान मेडिकल स्टूडेंट जॉन को देखते हैं जो अपनी पत्नी एमिली और अपनी छोटी सी बेटी लिजी के साथ थैंक्स गिविंग मनाने यूटा आया हुआ है। एयरपोर्ट पर जॉन का भाई जोश पूरे उत्साह से उनका स्वागत करता है। वे लोग भी काफी समय बाद जोश से मिलकर बहुत खुश होते हैं और जोश के साथ घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बातें करते हुए जोश जॉन को कार में रखा एक पुराना बॉक्स दिखाता है जिसमें उनके पुराने हेडलैम्प्स रखे होते हैं जिनसे वे दोनों बचपन में अपने पिता के साथ मिलकर गुफाएं एक्सप्लोर किया करते थे। जोश बताता है कि सालों बाद अब नटी पट्टी केव भी दोबारा खुल चुकी है जहां वे सालों से जाना चाहते थे। जॉन भी यह जानकर खुश होता है और दोनों भाई सालों बाद मौका मिला है सोचकर उस गुफा को एक्सप्लोर करने का प्लान करने लगते हैं। तो एमिली भी उन दोनों भाइयों के उत्साह को देखते हुए जॉन को इजाजत दे देती है। फिर वे ड्राइव करते हुए शहर से दूर माउंटेन्स में नटी पट्टी केव के पास पहुंच जाते हैं जहां जॉन अपनी केव के पास पहुंच के पत्नी एमिली को गुड बाय कहते हुए अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर दे देता है ताकि रिंग गुफा में ना खो जाए और एमिली भी उन दोनों को मजे करना कहकर अपनी बेटी के साथ वहां से लौट जाती है। उसके बाद दोनों भाई अपने गेस पहनकर अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए गुफा के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं और अपने नए एडवेंचर की शुरुआत करते हुए गुफा में उतरकर नीचे की ओर जाने लगते हैं। दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हुए काफी गहराई में पहुंचकर एक जगह रुकते हैं। वहां जोश बताता है कि यहाँ अब भी कई छोटे छोटे रास्ते और टनल्स हैं जो आज तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। तो दोनों भाई अलग अलग दिशा में जाकर नए रास्ते तलाश करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान जॉन अकेले आगे बढ़ते हुए एक तंग और मुश्किल रास्ते को देखकर नीचे की ओर सिर करके उस तंग रास्ते में रेंग कर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आगे रास्ता और भी तंग होता है और जब तक जॉन वापस पीछे हट पाता उससे पहले ही वह अचानक और भी तंग जगह में गिरकर उल्टा ही वहीं फंस जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है। वह जोश को आवाज लगाकर बुलाने लगता है। जोश भी उसकी आवाज सुनकर मदद करने वहां आता है और घबराहट में जॉन के पैरों को पकड़कर पूरी ताकत से उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जॉन इतनी बुरी तरह से फंस चुका होता है कि जोश उसे हिला भी नहीं पा रहा होता है। वह अपने भाई को ऐसे फंसा हुआ छोड़कर अकेला जाने से मना करने लगता है। लेकिन फिर जॉन के जिद करने पर मजबूरी में उसे मदद के लिए वहां से जाना पड़ता है। इस बीच जॉन जब अकेला होता है तो हल्की बेहोशी में उसे अपनी पत्नी और बेटी के विरन दिखने लगते हैं जो एक हरे भरे मैदान में उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। पर तभी अचानक से उसे पानी की आवाज सुनाई देने लगती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो एक रेस्क्यू ऑफिसर सूजी उसे आवाज लगाकर उठाते हुए उसे एक पाइप से पानी पिलाती है और हिम्मत देती है कि ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वह जॉन के पैरों में रस्सी बांधती है और अपनी टीम को सिग्नल देकर जॉन को ऊपर खींचने की कोशिश करती है। फिर वह जॉन को बचा लेने का वादा करके वापस ऊपर जाती है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे शेरफ को बताती है कि जॉन को अंदर फंसे हुए 3 घंटे बीत चुके हैं और वह हिलडुल भी नहीं पा रहा है। वहीं मौजूद एक डॉक्टर मर्डोक भी जॉन की हालत के बारे में पूछते हैं और सूजी जब उन्हें बताती है कि जॉन 70 डिग्री के एंगल में उल्टा फंसा हुआ है तो वह गंभीर होकर कहते हैं कि इस हालत में जॉन ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। उन्हें जल्दी से जल्दी उसे बाहर निकालना होगा। रेस्क्यू मिशन की तैयारियां पूरी होने तक जॉन की हिम्मत बनाए रखने के लिए अब एक और रेस्क्यू एक्सपर्ट एरन को गुफा के अंदर भेजा जाता है। जाते समय एरन कहता है कि मैं जॉन को लिए बिना वापस नहीं लौटूंगा और अंदर जाकर किसी तरह तंग रास्तों से गुजरते हुए वह जॉन तक पहुंचकर उससे हल्की फुल्की बातें और मजाक करके उसका ध्यान भटकाने लगता है ताकि जॉन का होश बना रहे। इधर ऊपर सूजी अपनी टीम से चर्चा करती है कि क्योंकि जॉन का शरीर बड़ा है और ऊपर गुफा में तेज मोड़ है इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए शायद उसकी टांगे तोड़नी पड़ सकती हैं। लेकिन यह आइडिया किसी को भी उतना पसंद नहीं आता है। नीचे अब एरन जॉन को एक पाइप से एनर्जी ड्रिंक पिलाता है तो थोड़ी ताकत पाकर जॉन भी खुद निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसे फिर से एक डरावना विरन आता है। इस बार उसे विरन में अपने सामने काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी दिखता है। घबराकर जॉन तेजी से अपनी जगह में हिलने डुलने लगता है
और भी गहराई में फंस जाता है। एरन उसे शांत करता है और कहता है कि बस बात करते रहो, मुझे अपने बारे में कुछ भी बताते रहो। तो जॉन भी खुद को संभालते हुए एरन को अपने बचपन की कहानियां सुनाने लगता है। वो अपने भाई बहनों और खासकर जोश के साथ बिताए हुए पल याद करता है कि कैसे दोनों भाई हमेशा झगड़ते रहते थे, लेकिन फिर भी हर मुश्किल में साथ खड़े रहते थे। पर इन यादों में भी अब वही काले कपड़ों वाला अजनबी उसे नजर आने लगता है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। ऊपर रेस्क्यू टीम एक और उपाय पर विचार करती है कि अगर उस जगह को चौड़ा करके उसमें तेल डाला जाए तो शायद जॉन फिसल कर निकल सके, लेकिन इतने भारी इक्विपमेंट्स अंदर ले जाना नामुमकिन सा लगता है। इसलिए सब मिलकर एंकर्स और पुलिस का सिस्टम बनाने में जुट जाते हैं ताकि रस्सियों के सहारे ही जॉन को खींचकर बाहर निकाला जा सके। नीचे जॉन को अब अपनी मौत का ख्याल आने लगता है। वह रोते हुए एरन से कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरी पत्नी और बेटी के पास होना चाहिए। तो एरन उसे संभालता है और हिम्मत देते हुए उससे बातें करता रहता है। धीरे धीरे जॉन भी फिर से अपनी यादों में खोकर एरन को एमिली से अपनी पहली मुलाकात, उनके खुशनुमा पल और उस दिन की कहानी सुनाने लगता है जब उसने एमिली को गाना गाकर प्रपोज किया था। और वह गाना भी उसने ही एमिली के लिए लिखा था, लेकिन एमिली ने उसका पहला प्रपोजल ठुकरा दिया था। और कहता है कि फिर भी उसने हार नहीं मानी और आगे भी उसे मनाने की कोशिश करता रहा। पर तभी उसे फिर से विजन आता है और इस बार विजन में वह काले कपड़ों वाला आदमी बूढ़ा नहीं बल्कि जवान दिखता है। समय बीतता जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी करते हुए लगभग 20 घंटे गुजर चुके होते हैं। जोश भी अब एमिली को लेकर गुफा तक पहुंच जाता है और शेरफ से विनती करता है कि उन्हें यहीं रुकने दिया जाए। और एमिली भी जिद करने लगती है कि वह किसी भी तरह जॉन से बात करना चाहती है। नीचे एरन भी जॉन को बताता है कि एमिली ऊपर आ गई है, लेकिन यह जानकर जॉन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और गुफा की दीवारों पर हाथ मारकर चिल्लाने लगता है और अपने हाथ घायल कर लेता है। एरन उसे फिर से शांत करता है और कहता है कि बस अपनी कहानी पूरी करो। तो जॉन अपनी यादों में फिर से लौटता है और एरन को बताता है कि आखिरकार एमिली ने उसके दूसरे प्रपोजल पर हाँ कर दिया था और उनके शादी के खुशनुमा पल उसकी आंखों के सामने चमकने लगते हैं। लेकिन अब उन यादों में भी वही अजनबी नजर आता है, लेकिन इस बार वह एक छोटे बच्चे की शक्ल में दिख रहा होता है। और तभी अचानक जॉन को अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। ऊपर टीम ने स्पेशल केबल का सेटअप पूरा कर लिया होता है और एमिली की आवाज अब गुफा की गहराई तक पहुंच रही होती है। इतने समय बाद एक दूसरे से बात करके दोनों रो पड़ते हैं। एमिली उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर जॉन की आंखों में जीने की नई उम्मीद जाग उठती है। दोनों उदासी और प्यार से एक दूसरे से अपने दिल की बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनका कम्युनिकेशन लिंक बंद हो जाता है और जॉन फिर से अंधेरे और खामोशी में अकेला रह जाता है। वह बेताबी से बाहर निकलने की विनती करने लगता है और तभी एरन फिर उसके पास आता है और उसका हौसला बढ़ाता है। जॉन एरन को इतने लंबे समय तक उसके साथ रहकर खुद की जान की परवाह किए बिना भी उसे बचाने की कोशिश करता देखकर भावुक हो जाता है। तो एरन धीरे से कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है। फिर वह जॉन से अपने पुराने रेस्क्यू मिशन और उसकी जिंदगी की मुश्किल घड़ियों की बातें साझा करता है। इन गहरी बातों के दौरान दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता बनने लगता है। जॉन की हिम्मत टूटती देख एरन अब उसके लिए स्पेनिश में कम 2 पाउंड ऑफ एवरी ब्लेसिंग गाना गाना शुरू कर देता है। तो जॉन भी अपनी आखिरी ताकत समेट कर उसके साथ गुनगुनाने लगता है और पूरी गुफा में उन दोनों की आवाजें जैसे अंधेरे में उम्मीद की किरण की तरह गूंजने लगती है। इधर सूजी और उसकी टीम भी मिलकर गुफा में एंकर्स और पुलिस सिस्टम सेट कर लेती है और रेस्क्यू की पूरी तैयारी हो चुकी होती है। एरन अब जॉन के पैरों में रस्सियां बांध देता है और खुशी के साथ जॉन से कहता है कि अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है। तो जॉन भी अपनी पत्नी और बेटी से मिलने की उम्मीद में उनके साथ बिताए खुशनुमा पल याद करने लगता है। ऊपर उसकी पत्नी और भाई भी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जॉन अब अपने नए दोस्त एरन से कहता है, चाहे जो भी हो मेरी पत्नी से कहना कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। तो एरन भी उसे भरोसा दिलाता है कि वह निश्चित ही ऊपर जाएगा और खुद अपनी पत्नी के साथ हमेशा रहेगा। फिर शेरफ के इशारे पर पूरी रेस्क्यू टीम रस्सियों को खींचना शुरू करती है। सब अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। थका हारा जॉन भी अब अपनी आखिरी हिम्मत लगाकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। सबको लगने लगता है कि मिशन सफल होने वाला है, लेकिन तभी अचानक एक एक करके एंकर्स ढीले पड़कर निकलने लगते हैं। मिट्टी का ढेर भरभरा कर गिरता है और अगले ही पल जॉन धड़ाम से फिर उसी गड्ढे में नीचे जा गिरता है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है। रेस्क्यू टीम किसी तरह
तरह घायल एरन को बाहर निकाल लेती है, लेकिन वह बुरी तरह से टूट चुका होता है। एक और असफलता और अपने नए दोस्त को खोने का दर्द उसे भीतर तक तोड़ देता है। एमिली और जोश भी टूट जाते हैं। एरन को हेलीकॉप्टर से तुरंत ले जाया जाता है। एमिली आखिरी बार केवल सिस्टम से किसी तरह जॉन से बात कर पाती है। उनकी आवाजें कांपती हैं। जॉन जानता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वह आंसुओं में डूबकर अपनी पत्नी से माफी मांगता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद अचानक जॉन की आंखें खुलती हैं। वह हैरानी सा महसूस करता है कि अब उसके शरीर में अजीब सी ताकत आ गई है। फिर वह धीरे धीरे खुद को गड्ढे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और चिल्लाकर सबको पुकारता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। गुफा से बाहर निकलते वक्त वह नोटिस करता है कि उसके हाथ की चोट भी गायब हो चुकी है, और जब वह गुफा से बाहर निकलकर चारों ओर देखता है तो वहाँ भी दूर दूर तक कोई नहीं होता। उसे एहसास होता है कि वह मर चुका है और अब एक आत्मा बन चुका है। टूटे दिल के साथ जॉन वापस गुफा में ही लौट आता है। वहाँ अंधेरे में उसे काले कपड़ों में लिपटा एक छोटा बच्चा दिखता है। अचानक उसके सारे विचन उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वह बूढ़ा आदमी, वह जवान शख्स, वह बच्चा और अब ये छोटा बच्चा दरअसल उसका होने वाला बेटा ही है। आंखों में आंसू लिए जॉन उस बच्चे को गोद में उठाता है और उससे मजबूत बनकर अपनी माँ और बहन का ख्याल रखने कहता है, और नम आंखों और हल्की मुस्कान के साथ उस बच्चे को ऊपर की ओर उठाता है। और उसी पल हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म होता है और यह वही सीन होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। बच्चे को एमिली की बाहों में दिया जाता है और खुशी से झूमती हुई एमिली अपने बेटे को उसके पिता के नाम पर जॉन नाम देती है। एपिलॉग में दिखाया जाता है कि खतरनाक परिस्थितियों के कारण जॉन का मृत शरीर कभी गुफा से बाहर नहीं निकाला जा सका, इसलिए नटी पट्टी केव को जॉन के मृत शरीर के साथ ही हमेशा के लिए सील कर दिया गया और वही गुफा जॉन की कब्र बन गई। फिर हमें असली जॉन जोन्स की तस्वीर दिखाई जाती है जिसके साथ यह घटना सचमुच घटी थी।